हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान संचार। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं नीट जो कि 7 तारीख को यानी कि संडे को हुआ है उसके सॉल्यूशंस फिजिक्स के। ये फिजिक्स के सॉल्यूशन हम लोग दो सेट में डिस्कस करेंगे। पहले सेट में हम लोग शुरू के 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड सेट में फिर हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर था कैसा। ये पेपर अगर आप मुझसे पूछिए तो इजी ही था। इसमें एक दो क्वेश्चन को अगर हम लोग छोड़ दें तो पेपर काफी इजी था। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। हाँ, इस बार एक चीज जो थोड़ी सी फिजिक्स के लिए आपकी गड़बड़ थी वो ये थी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा था। बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत मैन्यूट कैलकुलेशंस दिए हुए थे जो आपको करने थे वहां पे। तो उसके कारण थोड़ा सा सेक्शन लेंदी हो गया था। जो पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि फिजिक्स आपका 40-45 मिनट्स में सॉल्व हो जाए, वो ना हो करके इस बार हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। राइट। तो यहाँ पे हम लोग अब सेट H3 का क्वेश्चन सीक्वेंशियली सॉल्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन किस लेवल का था। ठीक है, इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था। ठीक है, बिलीव मी, सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के अंदर से आए हैं। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी या बिलो एनसीईआरटी लेवल पे ही थे। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 35 क्वेश्चन हर स्टूडेंट से, 35 से 40 क्वेश्चन हर स्टूडेंट से बनने चाहिए। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेट H3 से हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी सर्किट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि पहली बात तो करंट कितनी होगी। तो करंट आपको पता है कि जब भी मल्टीपल बैटरी कनेक्टेड होती हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं E1 - E2 बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 - 5 बाई टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप काउंट कर लीजिए। सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं R1 + R2 + R3। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 + 7 यानी कि 2 + 1 3 बाई +7 10। तो ये 10 हो गया। तो ये आपका आ गया 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर का एक ही ऑप्शन है। इसे आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आप अगर देखोगे तो 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो हायर पोटेंशियल बैटरी है। तो इसके पॉजिटिव साइड को हम पॉजिटिव लेंगे तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। यानी करंट आपकी ए से बी फ्लो करेगी वाया ई, यानी ई से होते हुए ए से बी की तरफ जाएगी। तो यही ऐसा ही कुछ ऑप्शन हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है यहाँ पे। राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अगर पूछें तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपलेस्ट सर्किट से आया हुआ है। ये एक इजी क्वेश्चन है जो बच्चों से बनना चाहिए। राइट। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे एनसीईआरटी में भी देखे हैं। आप जहां पे भी जाते हैं क्लासेस, वहां पे आपके पैकेजेस में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने पढ़ा हुआ है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो होता है B.ds, ये 0 होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। राइट। याद करो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 4 लॉ हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैक्सवेल ने जो 4 लॉ डिफाइन किए थे जिससे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया था, उसमें गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी है। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलता है आपको, ये बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो उसकी टोटल फ्लक्स जो होगी 0 होगी, होनी भी चाहिए। क्योंकि आपको पता है मैग्नेट हमेशा हमें डाइपोल के केस में मिलेगा, यानी नॉर्थ साउथ एक साथ रहेंगे तो जितनी आउटगोइंग फ्लक्स होगी उतनी ही इनकमिंग फ्लक्स भी होगी। राइट। सो अगेन, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी हम बोलेंगे कि ये एक इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो आपसे यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कितनी लगेगी यानी कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा सरफेस एनर्जी इनटू चेंज इन एरिया। राइट। और सरफेस एनर्जी जो है वो सरफेस टेंशन के बराबर होती है यानी कि सिग्मा के बराबर होती है। चेंज इन एरिया हमें इसका निकालना है। राइट।
लेकिन जब हम सोप बबल की बात करते हैं तो उसके दो सरफेस होते हैं, इसलिए सरफेस एनर्जी को हमें 2 सिग्मा लेना पड़ेगा और चेंज इन एरिया करेंगे हम। तो ये चेंज इन एरिया जो है स्फेरिकल सरफेस के लिए ये होगा आपका 4πr², राइट। तो यानी कि 2 सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दी हुई है 0.03। ये देखो 4πr² माइनस r1² होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अप टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि हम ये लेके चलेंगे 0 से 2 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने सिर्फ 4πr² लिखा है। तो 4 इंटू 3.14, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.01 इंटू 10⁻⁻4 जूल, राइट। यही चीज मैं आपको बता रहा था शुरू में कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन, क्वेश्चन उतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये आपका, देखो अगर आपने हर चीज को डेरिवेशन से डिटेल में पढ़ा होगा तब तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन इजी है, बट अगर आपने डेरिवेशन नहीं पढ़ा है तो हम इस क्वेश्चन को मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट है, राइट। अब जो बात कर रहे थे इसको हम यार यहाँ पे फिर से डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जो सोप का है इसमें डबल सरफेस होगा, ये एक याद रखने वाली बात है। अगर इसे आप मिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है तो भी आपको सॉल्यूशन करने में कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह क्या है, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड जहां से हम डेरिवेशन करते हैं वहां से हम चीजों को लेकर के आए, राइट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एक 12 वोल्ट 60 वॉट का लैंप है, इसे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन है, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट 60 वॉट का बल्ब रखा है, राइट। और प्राइमरी को हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। तो बोल रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में आपकी करंट कितनी जाएगी, राइट। प्राइमरी वाइंडिंग में हमारी करंट कितनी जाएंगी। एक चीज हमें पता है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस पे काम करता है, तो पावर इनपुट एंड पावर मतलब प्राइमरी और पावर आपका सेकेंडरी आपका बराबर होना चाहिए, राइट। तो पावर सेकेंडरी तो हमें पता है कि 60 वॉट है हमारे पास, राइट। पावर प्राइमरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी। करंट इन प्राइमरी हमें निकालना है, वोल्टेज इन प्राइमरी हमें पता है कि ये 220 है, यानी कि 3/11। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 0.27 एम्पियर। अगेन वही चीज है 3/11, ठीक है। देखो ये ना एक बेसिक सा फर्क है आपके जेई के और नीट के एग्जाम में। आजकल जेई में भी बड़े इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जेई और नीट में ये एक बेसिक सा फर्क है कि जेई के एग्जाम्स में आपके कैलकुलेशन वाले पार्ट थोड़े कम रहते हैं और नीट के एग्जाम में थोड़े कैलकुलेशन के पार्ट ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 3 को 11 से डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन इजी है, सिंपल ट्रांसफार्मर के बेसिक फंडामेंटल पे बेस्ड है। ट्रांसफार्मर का अगर आपको रूल याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट में कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एलसीआर सर्किट है जिसका इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है ना। एल की वैल्यू आपको दे रहा है 10 मिली हेनरी है, कैपेसिटेंस आपका 1 माइक्रोफैरड है। तो 10 मिली हेनरी को हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, और 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। रेजिस्टेंस जो है वो आपका 100 ओम है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, ओमेगा, ये आपकी होती है 1/√LC। देखो आपके ऑप्शंस में यहाँ पे रेडियन पर सेकंड यानी ओमेगा एंड किलो हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी आप दोनों दे रहा है। तो पहले हम ओमेगा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एल की वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻3, सी की वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ रेजिस्टेंस का डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 1/1 की पावर, ठीक है,
सॉरी ये 10 हेनरी था, 10 इंटू 10⁻³ तो ये आपका हो जाएगा 10⁻8। इसे जब आप रूट के बाहर लाएंगे तो ये आपका आएगा 10⁻4। अब 10⁻4 मुझे रेडियन पर सेकंड में तो दिख नहीं रहा, तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ω/2π। तो 10⁻4 को जब आप 2π से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.59 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। अगेन वही चीज है कि कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे पहले 10⁻4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपकी कैलकुलेशन पावर जितनी अच्छी होगी आपकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी पेपर में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने रेजोनेंस का ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC ओमेगा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली कैलकुलेट करना। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन के समय आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट। कैलकुलेशन के समय बहुत ध्यान रखना है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये एसी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें पता करना होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है या नहीं है। लेकिन देखो, स्टेटमेंट के क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या नहीं, स्टेटमेंट 2 ट्रू है या नहीं। और पहले क्वेश्चन आते थे कि क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एक दूसरे को कंप्लाई करते हैं या वो कंप्लाई नहीं करते। लेकिन इस बार इन्होंने वो कंफ्यूजन नहीं रखा है। इस बार इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि या तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, और या तो दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट। बस कंपाइलेशन जो है एक दूसरे को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको नहीं चेक करना है। तो दिस इज अ गुड पार्ट। आपको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस जो होती हैं, फोटोवोल्टाइक जो होती हैं, ठीक है, कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली, ठीक है। फोटो डायोड्स आप देख लीजिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम लोग फोटो वोल्टेक डिवाइस बोलते हैं, जिसमें कि आपका ऑप्टिकल रेडिएशन यानी कि सन के रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। हमने रिवर्स बायस पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व था। तो ये जो हमारा था ये ब्रेकडाउन जोन था, और इसके बाद इस जोन पे हमारा जीनर डायोड काम करता है। तो डेफिनेटली जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस में ही काम करता है और ब्रेकडाउन रीजन में ही करता है। ब्रेकडाउन के पहले तो हमारा डायोड काम ही नहीं करता। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब देखो, ये दोनों ही बहुत सिंपल डेफिनेशन बेस्ड स्टेटमेंट है, कहीं दिमाग भी नहीं लगाना ज्यादा, कुछ कैलकुलेट करके भी नहीं देखना। तो इसका मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। और हमें ये भी नहीं चेक करना कि एक दूसरे को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज इजी क्वेश्चन, राइट। तो 6 क्वेश्चन अभी तक हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि पहले वाले राउंड पे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, पहले राउंड पे हम यहाँ पे सिर्फ 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले राउंड पे सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका समहाउ डीबीएस क्वेश्चन है। इसके कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट्स हैं, ठीक है, ऑप्शंस उतने परफेक्ट नहीं है। सो ये क्वेश्चन हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से मिस्चीवियस क्वेश्चन है, आपको परेशान करेगा। बहुत से लोगों का हो सकता है इसका ऑप्शंस ना आया हो। देखो, हमें पता है कि आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो होती है √3 kT/m, राइट। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एम हम मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Vrms1 जो है यानी कि पहली वेलोसिटी वो आपकी हो जाएगी 3k। और टेम्परेचर को हम लोग हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो -50 + 273/m। यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, राइट। और दूसरा जो है वो है Vrms2 जो है वो है आपका 3k/m।
यहाँ पे हमें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। और VRMS2 जो है आपका वो 3 टाइम्स ऑफ VRMS1 है। ये बोल रहा है ना कि RMS स्पीड इंक्रीज 3 टाइम। अब जब यहां से आप पहले तो RMS वेलोसिटी निकालेंगे, देखो इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा अजीब सा है, एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो समहाउ किसी बुक से लिए गए और उस बुक्स में शायद ये क्वेश्चन के ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर। आपका जो आंसर आएगा उसका नियर बाय मैच जो है वो 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा कि आप कंफ्यूज होगे। आप इसे खुद करके देखो, आपको के की वैल्यू पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मास आपको एयर का लेना है यहाँ पे 28.5, राइट। तो आप यहाँ पे मास को लेंगे, ठीक है, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, आप सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो जो आपका बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है 3295 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट इज ऑल्सो नियर बाय। एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डाउटफुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो इसको हम लोग इजी हार्ड मॉडरेट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाया है उन्होंने जिस बुक से क्वेश्चन को लिया उसके ऑप्शंस को क्रॉस चेक नहीं किया शायद, ठीक है। ये क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया गया है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक प्रॉब्लम नीट की शुरू से रही है, नीट के फिजिक्स में ये प्रॉब्लम रहती है जो जेई वगैरह में हमें कम देखने को मिलती है। जेई में अगर क्वेश्चन कभी रॉन्ग हुए भी हैं तो वो शायद कॉन्सेप्चुअली हो जाते हैं, और ये हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है, इतने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, उसके बीच से एक पेपर बन करके आता है, बहुत मल्टीपल लेवल ऑफ पेपर बनाए जाते हैं तब एक पेपर निकल के आता है उसमें से, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमें पता है कि वेंचुरीमीटर फ्लो मेजरमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। वेंचुरीमीटर जो होता है हमारा वो फ्लो मेजरमेंट के लिए काम आता है, और वेंचुरीमीटर जो है वो काम करता है बर्नौलिस प्रिंसिपल पे, है ना। ऐसी एक डिवाइस होती है, हम सिलेबस के टाइम में हम इसे पढ़ते भी, ठीक है, सिलेबस के टाइम पे हम इसे पढ़ते भी, राइट। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जहां पे जिसे हम लोग पाइपलाइन के बीच में लगाते हैं फॉर फ्लो मेजरमेंट, तो ये काम करता है बर्नौलिस प्रिंसिपल पे। दिस इज इजी क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड चैप्टर से लिया गया एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद v एंड अनदर हाफ विथ 2v, तो आपको पता करना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये v एवरेज होता है हमारा, ठीक है। मैंने पहले भी ये बोला हुआ है कि आपने क्या करना है ना, आपने क्या करना है, समझो बात को। ये चीज मैंने शायद पहले भी बताई है कि कुछ चीजें जो हैं वो शॉर्टकट्स के रूप में हम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है, स्पेशली जब आप मेरी क्लासेस में आओगे तो मैं हमेशा ये चीज करता हूँ कि बच्चों को कोशिश करते हैं हम लोग कि बहुत सारी चीजें बेटा वर्बल हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग एवरेज स्पीड को दो पार्ट में हम लोग डिलीवर करते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा वर्बल करने से हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम, मैंने आपको बोला 45 क्वेश्चंस का टाइम वही 40-45 मिनट्स के अराउंड होना चाहिए। कैसे अचीव करेंगे कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में या उससे कम टाइम में बन रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। कैलकुलेशन की जो स्पीड है आपकी मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, वो आपकी अपनी स्पीड है, जिसपे आपने जितना काम किया हुआ है उतनी ही रहेगी। तो बचता है कि और टाइम सेविंग कहाँ से होगा, तो टाइम सेविंग यहाँ से होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कि मोशन इन 1D हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सर्किट्स के प्रॉब्लम हो गए, इसे आप वर्बल करने की या शॉर्टकट्स इसके आप सीखोगे तो ये टाइम सेवर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको एक बहुत बेनिफिट देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ है। अभी इसका तो कर ही नहीं, हमने चैप्टर वाइज एक
वीडियो कोर्स क्रिएट किया हुआ, अगर आप उसमें जाओगे तो हम लोग हर चैप्टर पे उसमें शॉर्टकट्स की बात करते हैं। वहां पे मैं ये भी बताता हूँ कि आपके ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिसको मोर मॉडिफाइड फॉर्म में अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, याद रखें, उसके अलग से नोट्स बना लें, पॉइंटर नोट, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा फॉर्मूला तो है ही, ठीक है, उसका जैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, थोड़ा सा ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में याद रखें तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, अगर आप हमारे वीडियोस देखोगे, अगर एवरेज वेलोसिटी में इक्वल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकलती है नंबर ऑफ सेगमेंट ट्रेवल, यहाँ पे 2 सेगमेंट है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, ठीक है। यानी कि ये v ऊपर चला जाएगा 2v, नीचे बच जाएगा 1+1/2, 1+आधा, डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, ठीक है। ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया 4v/3। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ना आपने देखा, आपको पता है, अच्छा हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम है, तुरंत आपने इसको लगा दिया, बिलीव मी 10 से 12 सेकंड इसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ए, और ये क्वेश्चन आपसे भी 12 सेकंड में वहां सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइम सेव करवाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं वहां का टाइम मैनेजमेंट। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट करना है, पेपर में आपको 3 घंटा मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सिलेक्शन, कि भैया पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ठीक है। कुछ लोग रैंडमली करते हैं, अच्छा चलो आधा फिजिक्स कर ली, जो जो क्वेश्चन फिजिक्स से पहले बन के कर लिए, फिर केमिस्ट्री के कर लिए, फिर बायो के कर लिए, फिर रिपीट किए, ठीक है। दूसरा होता है, ये भी देखो, मैं इस पे क्या सही है क्या गलत है इसका डिस्कशन आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पहले करना चाहिए क्या बाद में करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट का एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको कुछ पॉइंटर्स एग्जैक्ट जो आपके टीचर्स ने बता रखा है, जैसे हम लोग बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई आपके वो पॉइंटर्स हैं जहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि यार ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन ये है जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अगर वो मॉडिफाइड वर्जन आपको याद है, जिसे हम शॉर्टकट्स बोल लो या बेटर कॉन्सेप्ट बोल लो, ठीक है, या डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बोल लो, अगर वो आपको याद है तो डेफिनेटली आप बहुत सारा टाइम सेव कर लेंगे, ठीक है, सेम फिजिक्स में, सेम केमिस्ट्री में, राइट। तो इसे ध्यान रखना, इसे टिप ऑफ द डे मान लीजिए आप आज के लिए, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। वो स्टूडेंट जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड, बट जिनके थोड़े कम आ रहे हैं, घबराओ मई, हर साल एग्जाम होना है, नेक्स्ट ईयर भी ये इसी स्टैंडर्ड पे होना है। इस साल की गलतियों को एनालाइज करो और अगले साल इससे बेटर करो, राइट। तो चलो बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। अब देखो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गया, ठीक है भाई, आपने कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे एक AC सोर्स लगाया, AC सोर्स की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है F, तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/ω/c या 1/2πfc। तो अगर ये F डिक्रीज करोगे, राइट, अगर ये एफ डिक्रीज करोगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एसी सोर्स में ड्यू टू डिक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो एक्सी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सी आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी जो करंट जा रही है, वो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, करंट आपका क्या होगा, जो भी आपने एसी का वोल्टेज दिया है, Vrms बाई एक्सी, ये आपका हो जाएगा Irms। तो अगर एक्सी इंक्रीज हो गया तो Irms यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंस नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो मैं इसे मॉडरेट ही बोलूंगा, राइट। अगर जेई के एग्जाम की होती तो मैं बोलता कि ये इजी, क्योंकि जेई वालों को ग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, उनके पास मैथ्स होती है, ठीक है। तो मॉडरेट बोलूंगा, लेकिन ये टफ नहीं बोलेंगे इसको, एसी का एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं, क्लासरूम के डिस्कशन की चीज है कि जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो ये सब चीजें सिंपल डिस्कस होती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे आपकी डिक्रीज हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एक्स। अब देखिए, दो मीडियम है, एक मीडियम में जो लाइट है
वो x डिस्टेंस चलती है t1 टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी हो गई v1। दूसरे मीडियम में जो लाइट है, ये मीडियम 1 मीडियम 2 ले लेते हैं, तो वहां पे वेलोसिटी आपकी हो गई 10x/t2। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना हो गया आपका, x/t1/10x/t2। ठीक है, तो x x तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t2/10t1। और आपको निकालना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपका हो जाएगा 1/म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यानी कि 10t1/t2, ये आपका साइन थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 10t1/t2। सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैं इसे फॉर्मूला बेस्ड नहीं बोलूंगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही होने चाहिए। देखो ये फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, बट म्यू निकालने के लिए v1/v2 करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसे भी हम मॉडरेट का ही दर्जा देंगे। ठीक है, टफ नहीं बोलेंगे, इसे मॉडरेट ही बोलेंगे, राइट। तो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो हैं नीट में हमने पहले भी देखे हैं कि रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक आते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है एक ठीक ठाक क्वेश्चन के रेंज में है। मतलब ये वाला जो पार्ट है जिसे हम रिफ्रैक्शन, बेसिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेसिक रिफ्रैक्शन के पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। और बेसिक रिफ्रैक्शन के हिसाब से ये आपका एक इजी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, इसे हमने मॉडरेट की कैटेगरी में क्यों डाला, इस कैलकुलेशन के कारण, छोटे से। ठीक है, ये हो सकता है आपको क्लिक ना करे एक बार में, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखो इस बार के पेपर से एक चीज तो बहुत क्लियर हुई है कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको, कई बच्चों का ये रहता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम कर लेते हैं, उस टाइप के प्रॉब्लम कर लेते हैं, इस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नीट में तो फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, नीट की फिजिक्स टफ नहीं आती, वो सब ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए, डेरिवेशंस को मत छोड़िए। ठीक है, कई बार वो बच्चे जो कि ड्रॉप लेते हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अरे अभी हम थोड़े 12th का पेपर देना है जो हम डेरिवेशन देखेंगे, प्लीज डेरिवेशन को देखिए, डेरिवेशंस को मत छोड़िए, डेरिवेशंस आपका बहुत साथ देंगे, डेरिवेशंस में गड़बड़ करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डेरिवेशन बेस्ड आते हैं, जैसे कि ये एक क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगेन मैं बोल रहा था सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम जहां पे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये पैरेलल में हो गया कॉम्बिनेशन, ए और बी के बीच आपको निकालना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 6 माइक्रोफैरड। अब 3 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन हमें निकालना है, तो आप देखो सीरीज के लिए आप क्या है, C1 C2/C1 + C2, अगर दो है तो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 6/3 + 6, यानी 18/9, मतलब 2 माइक्रोफैरड। ये एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपका टाइम सेवर क्वेश्चन है। अगेन ये वो क्वेश्चन है जहां आप थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। इस पे आपको 1 मिनट नहीं देना, इसमें आपको 20 सेकंड ही देना है, 10 सेकंड ही देना, राइट। इसे आप जितना फास्ट करोगे उतना इजी है। तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने का, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगेन एक इजी क्वेश्चन। ठीक है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हाफ Li², फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाफ एल की वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁶ हेनरी, आई की वैल्यू दे रखा है आपको 2। ठीक है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। 4 × 2 = 8 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया 8 माइक्रो जूल। ठीक है, बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे आपको, बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अगेन बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A full wave rectifier circuit consists of two PN junction diode, a center tap transformer, capacitor and load resistance। सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपका अगर फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें एक आपका ट्रांसफार्मर है जो कि सेंटर टैप है, डायोड होता है आपका। ठीक है, ये सेंटर टैपिंग होती है, और यहीं पे हम लोग एक कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एक डायोड हम यहाँ लगा लेते हैं, ये मेरी फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट होती है।
तो आपको बोल रहा है कि विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल्स। आप देखो क्वेश्चन समझो पहले, क्या बोल रहा है कि ये आपका एसी होता है इनपुट, ठीक है। डायोड के बाद जो आपका आउटपुट आता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अब देखो ये सारे नेगेटिव टर्मिनल मेरे पॉजिटिव तो हो जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा हमने पढ़ा होगा, इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। आपको पता होता है कि एक हाफ पे आपका एक डायोड काम कर रहा होता है D1, राइट, और दूसरे हाफ पे दूसरा डायोड काम कर रहा होता है D2। पोलैरिटी दोनों ही केस में लोड रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में मिलती है। तो नेगेटिव को आपने पॉजिटिव बना दिया, लेकिन वो इस रिपल्स की बात कर रहा है, इस वेव्स की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस वेव को हटा करके प्योर डीसी बनाती है। तो वो होता है आपका कैपेसिटर, इसको हम फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर जो है वो फिल्ट्रेशन करके आपके एसी को प्योर डीसी बनाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सिलेबस का पार्ट है, और ये फुल वेव रेक्टिफायर में आपको सिखाता जाता है, ठीक है। तो अगेन ये एक इजी क्वेश्चन है, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर का अगर आपको पूरी थ्योरी पता है तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 10 सेकंड बनना है। देखो ये अगेन टाइम सेवर्स है, ठीक है, पढ़ना है, टिक मारना है, आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। In a plain electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into, देखो AM वेव की आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्स। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, यानी ई नॉट की वैल्यू आपको दे रहा है 48 वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपसे पूछ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है ई नॉट बाई बी नॉट, ठीक है। तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई सी, ई नॉट की वैल्यू है 48 वोल्ट पर मीटर, स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। 3 से इसको आप डिवाइड करोगे 10 की पावर -8 ऊपर आएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 × 1 = 3, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला आपका एम्पलीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू द थ्योरी, मैं सिंपल आपको फॉर्मूले से रख के बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला ईएम वेव्स का आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगेन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। टेम्परेचर और वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज की सप्लाई में, ठीक है, फ्लक्चुएशंस हो जाए। ये फ्लक्चुएशन के बहुत रीजन हो सकते हैं, ये रोज होगा जरूरी नहीं है। दो टाइप के एरर हम पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो पार्ट ऑफ द सिस्टम है, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है ये पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है, समटाइम्स आप कर रहे हो और अचानक से हो गया, तो इसीलिए ये रैंडम एरर की कैटेगरी का पार्ट है, राइट। हाँ, रैंडम एरर के अंदर वो इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, कोई और भी रीजन हो सकता है, इसलिए हमने इसको रैंडम की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो अगेन डिस्कशन का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन एक इजी क्वेश्चन है कि भैया आपने किसी वायर को सीलिंग से लटका दिया, ठीक है, और इसका अपना खुद का वेट जो है वो डब्ल्यू है, ठीक है। अब आप वायर स्ट्रेच्ड बाय अ वेट डब्ल्यू, ठीक है, अब डब्ल्यू को आप रख लो यहाँ पे या वायर का वेट डब्ल्यू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस क्या होगा आपका, समझो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वेट डब्ल्यू हमने लटकाया है वायर से, ठीक है। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब इस वेट के बराबर, एम जी जो लगेगा वो ना, एम जी को जो डब्ल्यू बोल रहा है, तो W/A। अगेन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है आपका फोर्स बाई एरिया होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सॉलिड चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 11th का, बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है इसमें कुछ भी। तो अगेन हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो रेजिस्टेंस इन ए कार्बन रजिस्टर, अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है, रटा रटाया होना चाहिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये सीरीज होती है आपकी 0, 1, 2। तो आप देखो यहाँ पे 22,000 है, 2 की सीरीज मुझे रेड पे मिलती है, ठीक है। ये कलर कोडिंग के लिए हम इसको याद रखते हैं कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे रेड हमारा 2 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है द कलर ऑफ थर्ड बैंड, ओ सॉरी ये रेड नहीं होगा, ठीक है, कलर ऑफ थर्ड बैंड। थर्ड बैंड देखो 4 बैंड होते हैं इसमें, ठीक है। पहला जो है वो पहले डिजिट को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है। दूसरा जो है वो दूसरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दोनों टू है, मतलब ये तो जो रजिस्टर है आपका ये कैसा होगा, ठीक है, ये कैसा होगा आपका, ये 4 कार्बन रजिस्टर में लाइनें होंगी, तो ये पहली भी रेड होगी, दूसरी भी रेड होगी, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है द कलर ऑफ थर्ड बैंड, तीसरा जो कलर होता है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, इनटू 10 की पावर। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो ऑरेंज है, ठीक है, ये होगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, ये मल्टीप्लायर। देखो कलर सेम रहते हैं उनके, बस ये बैंड के पोजीशन के हिसाब से उनका मतलब बदल जाता है। अगर ये थर्ड पोजीशन में ऑरेंज कलर आएगा, देखो ये ऑरेंज है आपका, ठीक है, ये ऑरेंज है, थर्ड पोजीशन में ऑरेंज कलर आएगा तो वो 10 की पावर 3 देगा, यहाँ 22,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑरेंज, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑरेंज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो एक ऐसी चीज है जिसको आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, कार्बन रजिस्टर की कोडिंग जो है याद होनी चाहिए आपको। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ड्यूअल नेचर का, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आपसे बोल रहा है सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो है 2.14, पोटेशियम का वर्क फंक्शन जो है वो है आपका 2.30, और सोडियम का जो है वो है 2.75। इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो है 2.20। आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी, विच ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव सरफेसेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होंगे जब उसकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो 2.20 की जो वैल्यू है वो ओनली 2.14 से ज्यादा है, इसलिए सिर्फ सीजियम अकेला ऐसा है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। सीजियम अकेला ऐसा है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। विच ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, बाकी के दोनों में क्या है कि वर्क फंक्शन ही ज्यादा है, ठीक है। आपको पता है जो एनर्जी आपकी होती है इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, जिसको हम आइंस्टाइंस इक्वेशन बोलते हैं। तो अगेन एक इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। ये टाइम सेवर क्वेश्चन है। देखो कई लोग ये बोल रहे हैं फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आप ये भी तो देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिए गए आपको जिसमें आपको देखना है और टिक मारना है और आगे बढ़ना है, ये टाइम सेवर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन वही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि इस बार के स्टेटमेंट के क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको कंप्लाई नहीं करना है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को आपस में, खाली ये चेक करना है कि वो इंडिविजुअली ट्रू फॉल्स है या नहीं। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ रिमेन कांस्टेंट, राइट। यानी कि देखो एंगुलर विड्थ जो होता है, एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ, ये होता है आपका लैम्डा बाई स्मॉल डी, और अवे मतलब वो कैपिटल डी को इंक्रीज कर रहा है। तो कैपिटल डी को आप कितना भी इंक्रीज करो आपके इस थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल डी तो इसका पार्ट ही नहीं इस फॉर्मूले का। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू सा लग रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, अब जो हमने सोर्स बदल दिया और वेवलेंथ ज्यादा ले ली, तो लार्जर वेवलेंथ पे ले लिया, तो लेमडा की वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेस, यानी लैम्डा बढ़ाओगे तो थीटा डिक्रीज होगा, लेकिन थीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा बढ़ाएंगे तो थीटा इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगेन देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको चेक करना है, ठीक है। इसे मैं आपका मॉडरेट बोलूंगा। क्यों मॉडरेट बोल रहा हूं मैं? आप बोलोगे होता है तो फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट का, इसमें एंगुलर विड्थ को हम भूल जाते हैं,
हम लीनियर विड्थ तो याद रखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हम लीनियर विड्थ जो है, लीनियर डिस्टेंस जो है लैम्डा डी बाई डी, ये तो हम याद रखते हैं फ्रिंज विड्थ, लेकिन एंगुलर विड्थ समटाइम्स हम भूल जाते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि एंगुलर विड्थ लैम्डा बाई डी होता है, ये फॉर्मूला है आपका सिंपल, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखो 21 अगेन टाइम सेवर क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूक्लियाई चैप्टर का है, हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है, टी हाफ जो है आपका 20 मिनट है ना। एक हाफ लाइफ में 1/2 रिड्यूस होता है 2 की पावर n। ये हमने एक शॉर्टकट पढ़ा हुआ है रेडियो एक्टिविटी का, कि भैया टोटल अगर हाफ लाइफ के हिसाब से कंजम्पशन देखें तो आफ्टर एन टाइम जो होगा 1/2 की पावर n जो होगा, n क्या है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, राइट। तो बोल रहा है सब्सटेंस ड्रॉप हो गया 1/16, इनिशियल वैल्यू से 1/16 हो गया, 1/16 मतलब 2 की पावर 4, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गए 4, 16 हो गया 2 की पावर 4, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गए 4, 1 लाख हाफ लाइफ का टाइम है 20 मिनट, तो 4 का हो गया 80 मिनट, यानी कि बहुत सिंपल। अब ये क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराते हैं। मैं अगर आप हमारी वीडियोस को जाकर के देखेंगे, डिटेल में हमने वीडियोस दी हुई हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको वर्बली सॉल्व करना सिखाते हैं, ताकि आप टाइम सेवर कर सकें। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट है रेडियो एक्टिविटी का। एक हाफ लाइफ में 1/2 रिड्यूस होता है, एन हाफ लाइफ में 1/2 की पावर n रिड्यूस हो जाता है मटेरियल। अगर 1/16 रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब उसने 4 हाफ लाइफ कंज्यूम करी है, यानी कि टोटल 80 मिनट का टाइम लगा है, एक हाफ लाइफ का 20 मिनट का, सिंपल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियाई का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसे हम मॉडरेट की बात करेंगे कि अगर आपने ये फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा है 1/2 की पावर n, तब तो बहुत ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं। अ फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड सडनली, साउथवर्ड जा रहा है, ठीक है, सडनली ईस्ट की तरफ मुड़ गया, राइट। तो आप देखो जब ये इधर की तरफ मुड़ेगा तो ग्राउंड रिएक्शन उस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग, जब वो इधर से आके इधर की तरफ मुड़ रहा है तो ग्राउंड रिएक्शन उसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। भाई ग्राउंड रिएक्शन हमेशा जिसमें वो फोर्स लगा रहा है उस पर अपोजिट लगेगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मॉडरेट ही बोलेंगे, बहुत टफ नहीं बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, अब ये एटम का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बामर, अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जब हम लोग बात करते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर। अगर हम बामर सीरीज की बात कर रहे हैं तो ये बामर है, बामर आपका 2 से शुरू होता है, माइनस 1/∞। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, एकदम आजू बाजू की 2 से 3 का ट्रांजिशन, और शॉर्टेस्ट क्या होगी 2 से इंफिनिटी का ट्रांजिशन, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू आपका हो गया RE/4। और अब आप ब्रैकेट की बात करोगे, ठीक है, तो ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, इस पर लैम्डा बी लिख दे रहा हूं मैं, RE1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞। तो 1/λ बी हो गया आपका RE/16। इसे डिवाइड कर दो आप, 1/λ/1/λ बी इज इक्वल टू RE/4 RE/16। ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 16/4, 4, तो लैम्डा बी की वैल्यू हो गई 4λ। हाँ, ये है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को मॉडरेट बोलेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को अगर एज अ शॉर्टकट मेथड आपने याद रखा हुआ है तब तो बहुत आसान है। अगर आपने नहीं रखा हुआ, आपने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है बट शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें।
हम बात करते हैं 24th क्वेश्चन की, यानी कि आज के सीक्वेंस का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस, क्योंकि आज के सीक्वेंस पर हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। देखो अगेन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑन द लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग बॉडी वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, ठीक है, इसको मैं टफ क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, ये टफ है क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, अगर देखो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप लंबे जाओ, लंबा काम करोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम लोग m1 से लेते हैं, m1 को रेफरेंस लेते हैं, तो वो जगह जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, अगर ये डिस्टेंस आपका r है, सपोज इसे x ले लेते हैं, ये आपका r माइनस एक्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x विल बी, ठीक है, रूट m1 इंटू आर बाई रूट m1 प्लस रूट m2। ये एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है। देखो मैं फिर से आपको वही बोल रहा हूँ, टाइम बचाना सीखना पड़ेगा, टाइम बचाने के लिए ही शॉर्टकट बनते हैं। ये कहाँ से आया, ये सब आपको हम बता सकते हैं, इसको पूरा डिराइव करेंगे। इसको डिराइव कैसे करते हैं, इसको आप हमारी ग्रेविटेशन की डिटेल वीडियो में देखिए, वहां पे हम सारा इसको प्रूफ करके दिखाते हैं ये कहां से आया। बट इन्हीं लिए उस टाइम पे हम देखो, इसी दिन के लिए, ये 7 मई के लिए ही हम क्लासरूम में इतनी मेहनत करते हैं कि हमें ये चीजें याद हो जाएं, ताकि जब मैं 7 मई को आऊं तो मुझे वो डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, m की वैल्यू m है, m की वैल्यू m है, r को हम r ले लेते हैं, प्लस ये आपका √9m है, ठीक है, तो √m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r, √9 की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 + 1 4, तो ये हो गया r/4, यानी x की वैल्यू हो गई r/4, तो ये हो गया r माइनस r/4, मतलब 3r/4। अब पोटेंशियल निकालना आपको बड़े अच्छे से आता है, ये क्या हो जाएगा, -g, ठीक है, m1 के कारण जिसकी वैल्यू m है, राइट, पोटेंशियल निकालना है बाय r, r कितना हो गया आपका r/4, है कि नहीं, -g, अब दूसरी वैल्यू 9m है, ये हो गया 3r/4, राइट, तो ये हो गया -4gm/r। देखो आपको पोटेंशियल जिस पॉइंट पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ठीक है, ये 3 3 9 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12gm/r, तो ये आपका हो गया -16gm/r पोटेंशियल। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि जिस जगह पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो करने के लिए हमने एक शॉर्टकट यूज कर लिया। अब इस शॉर्टकट को हम लेके कैसे आए, कैसे ये शॉर्टकट बना, इसके लिए आप ग्रेविटेशन की हमारी वीडियो देखिए, जो बहुत डिटेल में इसको हमने एक्सप्लेन किया। और ये जो पॉइंट आपका निकला, सपोज इसको हम पी नाम दे देते हैं, इस पी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/r। किसी भी एक सेलेस्टियल बॉडी से यानी मास से r डिस्टेंस पे, उसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, -gm/r। बस वो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, तो m1 के कारण m1 का मास m है, और m2 के कारण m2 का मास 9m है। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये -16gm/r आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन हम टफ बोलेंगे, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो ये टाइम कंज्यूमिंग, अगर पता है तो ये भी 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो सकता है। देखो इस लेवल को रीच करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, कम से कम 4 राउंड हम बोलते हैं कि 1 राउंड का फ्रेश और 3 राउंड का रिवीजन। इतना अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से करे तो फिर उसका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरे से है, जो कि सिंपल एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। याद रखने वाली चीज है कि एक्सरे में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ वी, है ना, उसका जो वेवलेंथ होता है एक्सरे का, ये याद रखने वाली चीज है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डी याद रखने वाली चीज है, ठीक है। मॉडल फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करने का कुछ है नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमें क्या करना है,
25 क्वेश्चन जो H3 सेट के हैं उसके सॉल्यूशन डिस्कस किए। साथ ही साथ कुछ जगह मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताए, जहां पे मैंने आपको ये भी बताया कि इन शॉर्टकट्स को कैसे यूज करेंगे। तो कल हम बाकी के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे।